हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th साइंस। चैप्टर इज लाइफ प्रोसेसेस और हम लोग जो है वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है आज के लिए हमारा, कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स की या फिर जो ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉफिक यानी खुद का फूड तैयार कर रहे हैं, वो अपनी कार्बन और एनर्जी में की रिक्वायरमेंट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा पूरी करते हैं। नाउ व्हाट इज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस? It is the process by which autotrophs takes in substance from the outside and convert them into stored form of energy। ये वो प्रोसेस है जिसमें ऑटोट्रॉफ बाहर से सब्सटेंस को लेते हैं और फिर उसे एनर्जी की स्टोर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब ऐसी फॉर्म में वो उसको कन्वर्ट कर देंगे जो उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करेगी। This material is taken in the form of carbon dioxide and water। तो ये मटेरियल किस फॉर्म में लिया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्म में लिया जाता है। विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, जिसे कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में। तो इसका मतलब है जो मटेरियल है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्म में लेते हैं और फिर उसे कार्बोहाइड्रेट्स में बदल देंगे सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, और इस प्रोसेस को वी कॉल फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इसको बोला जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट्स। फिर इन कार्बोहाइड्रेट्स को यूज किया जाएगा ताकि वो प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड कर सके। द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो कार्बोहाइड्रेट को तुरंत या उसी टाइम पे यूज नहीं किया जाता, उनको स्टोर कर लिया जाता है स्टार्च की फॉर्म के अंदर, which serves as the internal energy reserve to be used as and when required by the plant। जो कि इंटरनल एनर्जी रिजर्व के तौर पे काम करता है और उसे तब यूज किया जाएगा जब प्लांट को उसकी जरूरत होगी। तो मतलब फूड का कुछ हिस्सा या एनर्जी का कुछ हिस्सा हम लोग कह सकते हैं प्लांट अपने पास सेव करके रखता है, और उस सेव फूड या एनर्जी को, उस सेव या मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है उसे एक नई टर्म दे दी जाती है जिसे स्टार्च कहते हैं, और वो उसे प्लांट तब यूज करता है जब उसे उसकी रिक्वायरमेंट होती है। In human beings, some of the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen। इसी तरीके से ह्यूमन बींग में भी यही होता है, हमारे अंदर भी जो फूड हम लोग खाते हैं उसमें से जो एनर्जी मिलता है, कुछ एनर्जी हम लोग कहाँ पे स्टोर कर लेते हैं, कैसे स्टोर कर लेते हैं? ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। ये लीवर के अंदर स्टोर होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया? प्लांट्स हो गए या हम हो गए या फिर कोई भी एनिमल हो गया, वो सारे का सारा जो भी फूड उसको मिलता है, उससे जो एनर्जी उसे मिलेगी वो इमिजिएटली तुरंत यूज नहीं करते। उसका वो कुछ हिस्सा तब जरूरत करते हैं जब उनको जरूरत होती है, और बचा के रखते हैं, सेव करके रखते हैं। प्लांट्स में इस सेव्ड फूड या एनर्जी को अपन स्टार्च बोल देते हैं, और ह्यूमन बीइंग के अंदर इसको ग्लाइकोजन नाम दिया जाता है। तो मतलब बेसिक तो सेम है कि फूड है या एनर्जी है उसे स्टोर करना है, बस उसके जो नेमिंग है वो डिफरेंट हो गए हैं। देन फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, तो मैं यहाँ पे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन लिखने वाला हूँ। इसमें क्या चीज है? आपके पास कार्बन, प्लांट्स के पास कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो, वाटर लेंगे सॉइल से, सनलाइट की प्रेजेंस होगी, और साथ में क्लोरोफिल भी होगा। तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा C6H12O6, और साथ में ऑक्सीजन
और वाटर के भी कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो दोबारा बनेंगे। तो इसे अपन लिखेंगे ग्लूकोज, और ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऑक्सीजन, वाटर। बैलेंस करने के लिए कार्बन के आगे 6 प्लेस कर देते हैं, और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो आपके पास अभी अनबैलेंस है, हाइड्रोजन भी अनबैलेंस है। इधर 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं, इधर 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हो जाएंगे, और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, या 6। तो यहाँ पे क्या चीज है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। एक बात जो यहाँ पर याद रखने वाली है वो ये है कि प्लांट्स 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को लेंगे, उसको यूटिलाइज करेंगे, और जब वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर रहे हैं तो उसमें दोबारा वाटर के मॉलिक्यूल्स वो प्रोड्यूस कर देंगे। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि 12 में से 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स को यूज नहीं कर रहे। इसका मतलब ये है कि उन्होंने 12 के 12 यूज कर लिए, और उस प्रोसेस में जो उनके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसमें 6 मॉलिक्यूल्स वाटर के दोबारा रीजनरेट हो गए, तो आप ये कह सकते हैं। तो इसीलिए रिएक्शन को एज इट इज ही लिखना है, और एज इट इज लिखना जरूरी है। दिस इज व्हाट फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, जो प्लांट्स या कुछ बैक्टीरिया टेक ओवर करते हैं। मगर क्लोरोफिल तो अगर प्लांट्स में होता है तो वी कैन से कि प्लांट्स वाली रिएक्शन ही है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहाँ पर प्रेजेंट है एज ए रिएक्टेंट। बैक्टीरिया क्लोरो मतलब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनके पास भी क्लोरोफिल होता है, तो ये मतलब क्लोरोफिल वहां उनके अंदर भी है, तो ये चीज कंफर्म की मैंने। तो प्लांट्स हो गए, और बैक्टीरिया जिनके अंदर क्लोरोफिल है, दे विल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नाउ इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कुछ स्टेप्स हैं जो ये पूरी प्रोसेस को डन करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि लाइट एनर्जी को वो सोख लेता है। कौन? क्लोरोफिल, जो प्लांट्स या बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, फिर इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदला जाता है। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और उस केमिकल एनर्जी से जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाते हैं, उनमें टूट जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, लाइट एनर्जी पहले कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में, फिर उस केमिकल एनर्जी से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट या स्प्लिट किया जाता है। थर्ड है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिड्यूस किया जाएगा, मतलब उसके अंदर एडिशन की जाएगी हाइड्रोजन की, ताकि वो किसमें कन्वर्ट हो जाए, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाए। हमने रिएक्शन लिखी थी जिसमें हमने देखा था कि जो प्रोडक्ट है वो C6H12O6 है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में आप देख सकते हो हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। और यहाँ पे ये जो अपन लिख रहे हैं ग्लूकोज, ये कार्बोहाइड्रेट्स की ही फॉर्म होती है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो उनमें से एक मेंबर हमारे पास ग्लूकोज भी है। तो ये चीज है आपके पास जो आपको समझने है कि ये 3 स्टेप्स में फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है। नाउ steps mentioned above need not take place one after the other immediately। जरूरी नहीं कि जो स्टेप्स पीछे दिए गए वो इसी सीक्वेंस में हो, मतलब कि पहला लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, फिर वाटर का मॉलिक्यूल स्प्लिट करना है, फिर रिडक्शन होना है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये स्टेप ऐसे हो। एग्जांपल दी जा रही है हमें, डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। जो मारूथल या फिर जो मतलब खुश्क एरियाज होते हैं यूपी से, वहां पे जो प्लांट्स होते हैं वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट, और एक इंटरमीडिएट एक कोई सब्सटेंस बना देते हैं, मतलब फाइनल से पहले का कोई सब्सटेंस बना देते हैं,
which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day। जिसके ऊपर कौन काम करता है, वो एनर्जी काम करती है जो क्लोरोफिल ने दिन के टाइम पर एब्जॉर्ब की होगी। इसका मतलब क्या है, हम नॉर्मली तो ये देखते हैं कि प्लांट CO2 कब लेता है, दिन के टाइम में लेता है, और दिन के टाइम में क्या होती है, सनलाइट अवेलेबल होती है, तो प्लांट्स अपना फूड दिन में तैयार कर लेते हैं। लेकिन डेजर्ट प्लांट क्या कर रहे हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते ही रात को हैं, लेकिन सनलाइट तो दिन में अवेलेबल होती है, तो इससे क्या होगा, इससे तो फिर प्रोसेस में सिंक ही नहीं रहा। तो उसे करने के लिए क्या चीज है, जब कार्बन डाइऑक्साइड रात को अवेलेबल होगी तो डेजर्ट प्लांट इसको कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके कोई सब्सटेंस बना लेंगे जिसे इंटरमीडिएट कहा जाता है। मान लो आपके पास स्टार्टिंग वाले कोई मटेरियल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफिल, स्टार्टिंग मटेरियल आपने ले लिया, लेकिन डेजर्ट प्लांट इसका फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, वो पहले बनाएंगे इंटरमीडिएट। जब इनको सनलाइट अवेलेबल होगी या फिर जो मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब की है क्लोरोफिल ने ड्यूरिंग द डे, और उसके साथ रिएक्ट करके ये फाइनल प्रोडक्ट बना लेंगे FP। तो इसका मतलब क्या हो गया, डेजर्ट प्लांट डायरेक्टली अपना फूड तैयार नहीं करता, वो इन बिटवीन पहले एक और मटेरियल तैयार करेगा जो बाद में फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसकी वजह क्या है कि डेजर्ट प्लांट रात को कार्बन डाइऑक्साइड टेक ओवर करते हैं। ओके, नेक्स्ट बुक पेज। ओके, बुक पेज पे हमारे पास, ओके मैं बुक पेज यहाँ पे शेयर करता हूँ आपके साथ। तो आपको ये जो है वो डायग्राम अच्छे से याद करनी है, लेबलिंग प्रॉपरली आपको पता होनी चाहिए। ये चीज क्या है आपके पास, ये है क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ अंडर द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के नीचे अगर आप एक लीफ देखते हो, उसका क्रॉस सेक्शन छोटा सा हिस्सा, जैसे ये सर्कुलर पार्ट आपको दिख रहा है, तो आपको ये सारी चीजें वहां पर दिखाई देंगी। कुछ सेल आपको दिखाई देंगे जिसमें ग्रीन डॉट्स हैं, ये आपको सेल दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये ग्रीन डॉट्स हैं। ये ग्रीन डॉट्स को सेल ऑर्गेनल्स, जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं इनको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, जो आप लिखते हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में क्लोरोफिल, वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, जो एक सेल ऑर्गेनल प्लास्टिड का पार्ट है। तो ये चीज आपको इसी तरीके से याद करनी है, एयर स्पेस, गार्ड सेल, लोअर एपिडर्मिस, वाटर वैक्सीक्यूटाइल, अपर एपिडर्मिस, फ्लोइंग जाइलम, वेस्कुलर बंडल, क्लोरोप्लास्ट, वीन, लैमिना, लीफ ब्लेड, मिडरिप। तो ये सारी चीज आपको लेबलिंग अच्छे से पता होनी जरूरी है। ओके, देन क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, तो इसके लिए हम लोग एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम है स्टार्च टेस्ट, और वो आपकी बुक में एक्टिविटी 6.1 में कवर किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में पॉइंट आपको बताता हूँ और यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दूंगा। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, एक प्लांट लेना है, पोटेड प्लांट यानी गमले में लगा हुआ प्लांट, जिसके पास वेरिएटेड लीव्स हो। वेरीगेटेड का मतलब क्या होता है कि अलग अलग कलर्स के लीव्स हों, जैसे कुछ मिक्सचर सा कलर हो, जैसे मनी प्लांट हो गया, आप ऐसा प्लांट टेक ओवर कर सकते हो। नेक्स्ट है कि आपको फिर जो प्लांट है वो डार्क रूम में रखना है 3 दिनों के लिए, ताकि उसका जितना भी स्टार्च है वो यूज हो जाए। स्टार्च क्या था, जो फूड प्लांट ने स्टोर किया हुआ है ताकि वो जरूरत पड़ने पे उसे यूज कर सके, दैट इज कॉल्ड स्टार्च। तो अब प्लांट को आपने डार्क रूम में रख दिया है, अंधेरे वाले कमरे में, ताकि उसका जितना भी स्टार्च है वो खत्म हो जाए। नाउ कीप अप, आपने क्या करना है, फिर जो प्लांट है उसको सनलाइट में रख देना है 6 आवर्स के लिए। सनलाइट में रख दिया आपने 6 आवर्स के लिए, यानी कि आप जिस प्रोसेस से फूड तैयार हो रहा था लाइट से, वो आपने डिस्कनेक्ट कर दिया था, तो अब आप उसको 6 आवर्स के लिए सनलाइट में रख रहे हो। फिर आपने क्या किया है, एक पत्ता लीफ जो है वो प्लग करना है, तोड़ना है प्लांट से, और ग्रीन एरियाज को मार्क कर देना है। यानी कि एक पत्ता तोड़ेंगे और जहां जहां पर उसके लीफ पर ग्रीन एरियाज होंगे उनको मार्क कर दोगे,
और फिर उनको ट्रेस करना है एक पेपर के ऊपर। ट्रेसिंग का मतलब क्या है कि आप उसको पेपर के ऊपर एक तरह से प्रिंट कर लोगे ताकि आपको पता चल जाए कि ये वाला हिस्सा ग्रीन था। उसके बाद उस लीफ को आपने बॉइलिंग वाटर में डालना है, डिप कर देना है, यानी कि उबलते हुए पानी में आप वो लीफ प्लेस कर दोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, एक बीकर लोगे, उसके अंदर अल्कोहल डालोगे और उस अल्कोहल वाले बीकर में आप फिर इस जो आपका ये लीफ है उसको पुट कर दोगे। यानी कि लीफ को किसमें रखना है, इन अ बीकर कंटेनिंग अल्कोहल। पहले तो आपने बॉइलिंग वाटर में उसको गर्म कर दिया अच्छे से। उसके बाद आप क्या करोगे, पत्ते को एक ऐसे बीकर में पुट कर दोगे जिसके अंदर क्या होगा, अल्कोहल होगा। अब उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो कलर है लीफ का वो उतर जाएगा और जो आपका वो कलर है वो सॉल्यूशन में आ जाएगा, यानी कि उस अल्कोहल का कलर जो है वो सॉल्यूशन का कलर वो ग्रीनिश हो जाएगा। अब क्या करना है आपने, अब आपने उस लीफ को डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन में रखना है। यानी कि अब लीफ को कहाँ पे रखेंगे, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर। तो कलरलेस करने, अपने कलर उतारने के बाद अब उस लीफ को एक आयोडीन सॉल्यूशन के में रख देना है वहां पर। अब क्या होगा, अब आपने लीफ को बाहर निकाल देना है और रिंस ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, मतलब आपने उसको आयोडीन सॉल्यूशन को अब साफ कर देना है। अब आपने कलर ऑब्जर्व करना है लीफ का, कि अब जब आयोडीन सॉल्यूशन आपने डाल दिया, आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर डालने के बाद अब क्या कलर हुआ है वो आपने क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द लीफ, लीफ के कलर को ऑब्जर्व करें। और फिर इसको आपने किसके साथ कंपेयर करना है, वो कंपेरिजन करना है आपने जो आपने ट्रेस किया होगा, जो आपने पेज के ऊपर ट्रेसिंग किया है ग्रीन एरियाज, उसके साथ कंपेयर करना है। आप क्या देखोगे, आप ये देखोगे कि जहां पर ग्रीन एरियाज था पहले, वहां पर जो कलर है वो अब ब्लू हो गया है, और जहां पे ग्रीन एरिया नहीं था वहां पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, कोई भी कलर में चेंज नहीं होता। तो ये कंक्लूजन फिर कैसे निकला कि स्टार्च टेस्ट जो है वो मतलब फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल हो गया क्लोरोफिल की इजेंशियली के लिए। अब देखिए बड़ा सिंपल सी बात है, ग्रीन पार्ट कहाँ पे होगा, जहां पर क्लोरोफिल होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ग्रीन पार्ट था वो क्लोरोफिल वहां पर प्रेजेंट थी, ये तो कंफर्म हो गया। उसके बाद स्टार्च टेस्ट का मतलब क्या है कि जब आपको आयोडीन सॉल्यूशन की बात की जाती है, वो स्टार्च सॉल्यूशन के साथ जब मिलता है या स्टार्च के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पर जो कलर है वो ब्लूइश प्रोवाइड कर देता है। तो इसका मतलब क्या है, उसने बाकी रीजन का तो कलर चेंज नहीं किया, क्योंकि बाकी वाला पोर्शन ग्रीन नहीं था। ग्रीन नहीं था तो मतलब उसके पास क्लोरोफिल नहीं था, क्लोरोफिल नहीं था तो मतलब वहां पर स्टार्च भी प्रेजेंट नहीं था। लेकिन जहां पे जिसमें जहां पे पोर्शन ब्लू हो गया, यानी कि वहां पे स्टार्च था, और ब्लू कौन सा पोर्शन हुआ, जहां पे पहले ग्रीन था, और ग्रीन कहाँ पे होगा, जहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट थी। तो इसका मतलब क्या है, कलर चेंज नहीं हुआ तो वहां पे स्टार्च नहीं, स्टार्च नहीं तो वहां पे क्लोरोफिल नहीं, और क्लोरोफिल नहीं तो वो फोटोसिंथेसिस वहां पर नहीं करेगा। तो यहाँ से प्रूव हो जाता है कि क्लोरोफिल जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, बिना क्लोरोफिल के फोटोसिंथेसिस नहीं की जा सकती। तो ये है आपके पास स्टार्च टेस्ट की कहानी। ओके, उसके बाद लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर कैन बी लॉस्ट थ्रू स्टोमेटा। अगर स्टोमेटा के पोर खुले रहते हैं तो इनसे पानी प्लांट से बाहर जा सकता है। द प्लांट क्लोजेस दीज पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इसीलिए इन पोर्स को प्लांट बंद कर देते हैं जब वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले रहे होते। यानी कि प्लांट्स की जब फूड की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई तो अब उनको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेना बंद कर देंगे।
और अब बंद करने के लिए उनको पोर्स क्या करना पड़ेगा, बंद करने पड़ेंगे। स्टोमेटा पोर्स ये वो पोर्स होते हैं जिनके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स। अब उस पोर को ओपन और क्लोज करने का काम कौन कर रहा है, गार्ड सेल कर रहा है। यानी कि गार्ड सेल जो है वो पोर को ओपनिंग और क्लोजिंग करता है, खोलेगा या बंद करेगा। द गार्ड सेल स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम। गार्ड सेल फूल जाता है जब पानी उनके अंदर फ्लो करता है, कॉजिंग द स्टोमेटल पोर टू ओपन, और वो स्टोमेटा पोर को ओपन कर देगा। मतलब गार्ड सेल के अंदर जैसे ही पानी जाएगा गार्ड सेल फूल जाएगा और इससे जो स्टोमेटा पोर है वो खुल जाता है। सिमिलरली द पोर क्लोजेस इफ द गार्ड सेल्स श्रिंक। इसी तरीके से पोर क्लोज हो जाएगा अगर गार्ड सेल श्रिंक होता है। मतलब अगर पानी अंदर चला गया तो गार्ड सेल फूल जाएगा और वो स्टोमेटा पोर को खोल देगा। इससे मतलब गैसेस भी अंदर बाहर हो सकती हैं और वाटर भी जा सकता है बाहर। लेकिन जब गार्ड सेल से पानी बाहर चला जाएगा तो वो गार्ड सेल श्रिंक हो जाता है, सुंगड़ जाता है, और इस तरीके से जो पोर है वो क्लोज हो जाएगा। मैं आपको डायग्राम देता हूँ जो अपनी एनसीईआरटी में इस चीज का बनाया हुआ है, तो आपको समझने में हेल्प रहेगा थोड़ा। ओके, तो मेरे पास डायग्राम आ रहा है, मैं आपके साथ से शेयर करता हूँ। ये देखिए, ये गार्ड सेल जो है वो ओपनिंग में है अभी स्टोमेटा पोर को। ये गार्ड सेल आप देख सकते हो स्वेल है। स्वेल क्यों है ये, क्योंकि अभी इनके अंदर पानी चला गया है। तो जब ये स्वेल हो गई, फूल गए, तो स्टोमेटा पोर ओपन हो गया। जैसे ही पानी आउट हो गया तो ये श्रिंक कर गए, श्रिंक करने से पोर को भी इन्होंने क्लोज कर दिया। तो ये चीज है जो आपको याद रखनी है। मतलब गार्ड सेल क्या करेंगे, स्टोमेटा पोर को ओपन और क्लोज करते हैं, और वो किस बेसिस पे काम करते हैं, वो काम करते हैं अमाउंट ऑफ वाटर की डिपेंडेंसी पे। ओके, नेक्स्ट इज एक्टिविटी 6.2, जिसमें हमें ये प्रूव करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। तो इस एक्टिविटी में क्या चीज है, पहला पॉइंट है कि आपको दो हेल्दी पोटेड प्लांट चाहिए। तो दो प्लांट्स आप चाहिए जो आपके गमलों में लगे और उनका साइज ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। उनको आपने वही चीज करनी है, डार्क रूम में रख देना है 3 दिनों के लिए। इसका पर्पस क्या होगा, ताकि जो स्टार्च है वो यूज हो जाए, उनका जो भी फूड था, एनर्जी था, वो सारा खत्म हो जाए। फिर आपने करना क्या है, उनको अलग अलग ग्लास प्लेट्स के ऊपर रखना है और एक वॉच ग्लास रख देंगे एक प्लांट के पास। क्या रखेंगे हम लोग, प्लेस अ वॉच ग्लास नियर वन प्लांट। तो एक प्लांट के नजदीक वॉच ग्लास रखेंगे जिसके अंदर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH होगा। ये KOH का काम क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब कर लेता है। तो मतलब क्या है, दो में से एक प्लांट के पास हमने एक ऐसी चीज रख दी है, ऐसा केमिकल रख दिया है जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब कर लेगा। नाउ अब आपको क्या है कि दोनों प्लांट्स को आप कवर कर दोगे बेल जार से और वैसलीन लगा दोगे ताकि एयर का बिल्कुल भी इन आउट ना हो पाए। अब आपने उन प्लांट्स को रख देना है सनलाइट में 2 घंटे के लिए, ताकि वो सनलाइट लेके अपना फूड तैयार कर सके। 2 घंटे के बाद कुछ फूड वो तैयार कर लेंगे। अब एक जो पत्ता है आप लोग प्लग कर लोगे, एक एक दोनों से, दोनों प्लांट से एक एक लीफ प्लग कर लोगे और दोनों के साथ वन बाय वन क्या करवाओगे, स्टार्च टेस्ट, जो हमने प्रीवियस एक्टिविटी में किया है। और उस एक्टिविटी में क्या था कि जहां पर स्टार्च होगा, आयोडीन सॉल्यूशन उसके साथ रिएक्ट करके उसका कलर क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। तो अब आप क्या देखोगे, अब आप देखोगे कि दोनों में कलर तो ब्लू हो जाएगा क्योंकि दोनों ही प्लांट से स्टार्च बनाएंगे। लेकिन जो आपके पास ये वाला प्लांट था जिसमें आपने KOH रखी थी, यहाँ पर स्टार्च का अमाउंट कम होगा, इसीलिए ब्लूइश पोर्शन भी वहां पर आपको कम मिलेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं दूसरे प्लांट की, जहां पर KOH को एब्जॉर्प्शन इनके लिए नहीं रखा गया,
वहां पे CO2 का अमाउंट ज्यादा होगा प्लांट के लिए, वो ज्यादा स्टार्च बनाएगा और वो ब्लूइश पोर्शन भी ज्यादा प्रोवाइड कर देगा जब हम लोग स्टार्च टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड का अगर अमाउंट अच्छा है तो फिर प्लांट अपना फूड अच्छे प्रिपेयर करता है, ज्यादा अमाउंट में प्रिपेयर करता है, और यही जो है वो एक्टिविटी ये वाली हमें बताती है। तो हमने देखा कि क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही इसेंशियल हैं, जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। इसी तरीके से सनलाइट और वाटर भी जरूरी है। इसी तरीके से हम लोग प्रूव कर सकते हैं, एक प्लांट को आप वाटर दे दो, एक को वाटर ना दो, फिर वही आप स्टार्च टेस्ट करवाओगे तो जिसके पास वाटर नहीं था या कम था वो कम फूड तैयार करेगा और वो स्टार्च टेस्ट प्रॉपरली मतलब नहीं देगा। इसी तरीके से जब आप सनलाइट में एक प्लांट को सनलाइट में रखोगे, दूसरे को डार्क रूम में रखोगे या कम टाइम के लिए रखोगे, तो वो भी वही चीज करेगा स्टार्च टेस्ट में कि ब्लूइश पोर्शन वो कम देगा, क्योंकि अगर सनलाइट प्रॉपर मिली है तो फिर वो फूड भी प्रॉपरली तैयार करेगा। लेकिन अगर सनलाइट की कमी रही तो फिर वो फूड प्रॉपरली तैयार नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीज है जो आज के सेशन में थी। आई होप आपको समझ में आई होगी। इसका रिवीजन जरूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।